नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गणेश एस्ट्रो हेल्प में। मैं हूं डॉक्टर दिलीप और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस ज्योतिष के प्रोग्राम में। इस वीडियो में हम मेष राशि मेष लग्न वालों के बारे में बात करेंगे। क्या ग्रहों में परिवर्तन हो रहा है और वो परिवर्तन हमारे जीवन में क्या किस क्षेत्र में कोई अंतर लेकर आएगा और हम अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं। जीवन के सारे क्षेत्र, चाहे वो कैरियर, जॉब, पढ़ाई लिखाई, स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, हेल्थ, प्रेम, शादी, विवाह, सभी के बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए, आ जाते हैं आपकी कुंडली पर। अगर हम कुंडली देखते हैं तो इस तरह से ग्रहों की स्थिति है फिलहाल में। ऐसे ये पहला भाव है कुंडली का, जहाँ पर 1 नंबर लिखा है जो मेष राशि को दिखा रहा है। तो अगर किसी की मेष राशि है, मतलब उसका चंद्रमा मेष में है, तो आपका चंद्रमा यहाँ पर है एक तरह से। पर अगर आपका लग्न मेष है, लग्न भी एक राशि होती है। लग्न वो राशि होती है जो जन्म के समय पूर्व दिशा में उग रही होती है। तो आपका मेष लग्न, दोनों से ही देखते हैं, दोनों से ही देखना चाहिए। दोनों से ही देखने के बारे में हमारे शास्त्रों में मिलता है, चाहे वो पराशरा होरा शास्त्र हो, आपका फल दीपिका हो, जातक पारिजात हो, बृहद जातक हो, कोई भी हो, ज्योतिष के जो ग्रंथ हैं पुराने, सभी में दोनों से ही देखने को कहा गया है। दोनों से ही देखते हैं। ये जरूरी है कि हाँ, अगर किसी का लग्न ज़्यादा मजबूत है, मतलब लग्न में ज़्यादा ग्रह हैं, लग्न को ज़्यादा ग्रह देख रहे हैं, तो फिर उसकी महत्वता बढ़ जाती है। और अगर चंद्रमा में ज़्यादा ग्रह हैं, चंद्रमा को ज़्यादा ग्रह देख रहे हैं, चंद्रमा की डिग्री ज़्यादा है, तो चंद्र की महत्वता बढ़ जाती है। अन्यथा लगभग बराबर ही महत्वता है। कुछ चीज़ें चंद्रमा से देखते हैं, जैसे 7.5 है, ढैया है, वो चंद्रमा के, क्योंकि चंद्रमा मन है और लग्न बुद्धि है, इंटेलिजेंट है। अब आ जाते हैं आपकी कुंडली पर। देखिए, प्रथम भाव में कोई है नहीं, तो यहाँ अच्छी बात है। प्रथम भाव में कोई ग्रह नहीं है, क्योंकि अगर प्रथम भाव में अगर चंद्रमा है, वहाँ कोई शनि है, राहु है, तो थोड़ा सा वो साल टफ रह सकता है। अब देखा जाए तो यहाँ पर द्वितीय भाव में राहु आ गए, चंद्रमा से या लग्न से द्वितीय भाव में राहु गोचर कर रहे हैं वृषभ में। तृतीय भाव खाली है, चतुर्थ खाली है, पंचम में सूर्य अपनी ही राशि में गोचर कर रहे हैं और यहाँ पर वो छत्र नाम का राजयोग बना रहे हैं। और अगले भाव में, छठे भाव में देखा जाए तो बुध है। सूर्य यहाँ पर 17 तारीख तक है, उसके बाद वो कन्या राशि में आ जाएंगे बुध, जहाँ पर बुध होंगे पहले से ही। तो जो बुध जो है यहाँ पर हर्ष नाम का विपरीत राजयोग, अस्त्र नाम का एक तरह का योग बना रहे हैं, जो कि एक अच्छा योग है। और सूर्य और बुध की जो बुध आदित्य योग है यहाँ पर, वो भी छठे भाव में ठीक ही होता है, अच्छा ही होता है। सप्तम भाव में शुक्र बैठकर काम नाम का राजयोग बना रहे हैं। एक तरह का राजयोग का मतलब धन देने वाला है, पैसा देने वाला है, इज्जत देने वाला है, प्रॉस्पेरिटी देने वाला है, इच्छाओं की पूर्ति करने वाला एक अच्छा योग है। शुक्र अपनी ही राशि में बैठे हैं। ये लक्ष्मी योग भी है, क्योंकि धन का स्वामी यहाँ पर बैठा हुआ है, इस वजह से धन से भी संबंधित योग बना रहे हैं। अष्टम में केतु है, वृश्चिक राशि में, कालपुरुष की 8वीं राशि में। केतु यहाँ पर कारक माने जाते हैं, क्योंकि अध्यात्म का भाव है और अचानक धन प्राप्ति के लिए अच्छा रहता है। नमा भाव जो भाग्य का भाव है, उसमें कोई नहीं है, पर भाग्य का स्वामी नवम में आ जाएगा आपका। भले ही नीच का हो, पर उसका नीच भंग रहेगा। कब आएगा? 14 तारीख के बाद, गुरु। तो ये गुरु शनि भी आपस में मिलकर लक्ष्मी योग भी बना रहे हैं, राजयोग भी बना रहे हैं 14 तारीख के बाद, 14 सितंबर के बाद। और गुरु जो आप यहाँ पर देख रहे हैं 14 तारीख तक है, वो यहाँ पर रहेंगे गुरु। ये भी एक तरह से आप कहोगे कि भाग्य का स्वामी धन में बैठा हुआ है, तो ये भी लक्ष्मी योग है। तो अच्छे सारे योग बने हुए हैं और 12 भाव खाली है। तो ये रही ग्रहों की स्थिति। अब रिजल्ट पर आ जाते हैं। देखिए, रिजल्ट की बात करेंगे तो फिर सबसे पहले शुरुआत करते हैं जो महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं, उनमें से सबसे महत्वपूर्ण गुरु का परिवर्तन है, क्योंकि गुरु बहुत बड़े ग्रह हैं और गोचर में जब बात करते हैं तो गुरु, राहु, शनि, आपका लग्नेश, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। लग्नेश की बात रही तो मंगल, और मंगल कहाँ पर है? मंगल भी यहाँ पर मान लीजिए आपको 6 तारीख को मंगल यहाँ कन्या राशि में आपके आ जाएंगे। तो सबसे पहले गुरु की बात करते हैं। गुरु एकादश भाव से 10वें भाव में जाएंगे। पहली बात तो यह है कि ये परिवर्तन ओवरऑल अच्छा है। कारण क्या है? 10वें में जो शनि है वो थोड़ा सा हार्डवर्क चल रहा था, बहुत ज़्यादा रिजल्ट आ रहा था कम, मेहनत ज़्यादा हो रही थी, भाग्य उतना साथ नहीं दे रहा था, क्योंकि शनि 10वें में आते हैं तो भाई बहुत मेहनत करा देते हैं और रिजल्ट कुछ खास दिखता नहीं है, भागदौड़ खूब रहती है। अब गुरु आएंगे तो कुछ रिजल्ट आएगा। हालांकि गुरु का गोचर नवम में, पंचम में, लग्न में ज़्यादा अच्छा माना गया है
और यहाँ नीच भंग हो रहा है उनका, ये बड़ी बात है कि वो नीच होके भी नीच भंग हैं, तो कहीं ना कहीं काम में थोड़ी सी ईजीनेस आएगी, ज़्यादा नहीं आएगी, मैं आपसे ऐसे ही कहूँ। अगर शनि की दशा चल रही है तो ज़्यादा नहीं आएगी, पर हाँ थोड़ा सा सॉफ्टनेस जरूर आ जाएगी इस गुरु की वजह से। और धन में भी 1 2 3 4 5 फैमिली में कुछ आपकी फैमिली में अगर कुछ लड़ाई झगड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही थी, चल सकती है राहु की वजह से फैमिली लाइफ में, तो उसमें भी अब थोड़ा सा आप महसूस करेंगे कि उसमें विकास है, थोड़ा सा चीज़ें थोड़ी सी बेहतर जा रही हैं, आप एक दूसरे को समझ पा रहे हैं, तो वहाँ भी गुरु का अच्छा असर आएगा। गुरु शनि दोनों दशम में है तो कार्य क्षेत्र में पद प्रतिष्ठा प्रमोशन में कोई विशेष अंतर आ सकता है, मतलब आपका प्रमोशन अच्छी जगह हो सकता है, आपको जॉब लग सकता है, आपके समाज में जो स्थिति है उसमें बहुत खासा सुधार आ सकता है। अब ये सारी बातें किस पर डिपेंड करेंगी? आपकी जन्म कुंडली पर डिपेंड करेंगी, क्योंकि देखिए मेष राशि के तो करोड़ों लोग हैं, है ना। अब उसमें से कुछ लोग बच्चे हैं, कुछ यंग हैं, कुछ अभी 40-50 साल के हैं, कुछ ओल्ड हो चुके हैं, कुछ हिंदुस्तान में हैं, कुछ पाकिस्तान में हैं, और कुछ तो अफ़गानिस्तान है, वहाँ तो तालिबान घुस गया है, कुछ स्त्री हैं कुछ पुरुष हैं, तो क्या सबका एक सा होगा? सीधी सी बात है, कॉमन सेंस की बात है कि भाई ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि सभी ने एक विशेष देश में विशेष समय पर विशेष स्थान पर जन्म लिया है, और उससे उनकी कुंडली जन्म कुंडली उस समय कैसे ग्रह थे वो निर्धारित करेंगे कि क्या होगा। पर हाँ ये जरूर है कि अगर आपकी फिलहाल में गुरु में शनि की अंतर्दशा चल रही है और गुरु शनि की स्थिति आपकी कुंडली में अच्छी है, तो फिर आपको एक क्लू मिल जाएगा उससे कि हाँ पद प्रतिष्ठा प्रमोशन समाज में आपकी स्थिति में विशेष सुधार हो सकता है। घर गाड़ी भूमि वाहन बंगला जमीन, खास करके जमीन जायदाद कुछ लेने का योग बनता है, फेम का भी योग बनता है, आपको सपोर्ट भी मिलेगा अपने लोगों का, बंधुओं का। ये जो गुरु शनि है एक तरह से देखा जाए तो गुरु जो है भाग्य के स्वामी दशम में बैठे हुए हैं, तो ये धर्म कर्म अधिपति योग जैसी स्थिति बनती है, और दशम का स्वामी दशम में ही है तो शश नाम का महायोग बनता है। और गुरु जो है भाग्य के स्वामी है, और शनि जो है एकादश भाव के, मतलब कि धन के लाभ के स्वामी है। भाग्य का स्वामी और लाभ का स्वामी एक साथ बैठे तो लक्ष्मी योग भी बनता है, तो अच्छी स्थिति है। पर सभी को अच्छा रिजल्ट दे जरूरी नहीं है। अगर किसी की शनि की दशा महादशा है और कुंडली में शनि की स्थिति अच्छी नहीं है और शनि दशम में जा रहे, तो मेहनत होगी, हार्डवर्क होगा, एफर्ट बहुत ज्यादा होगा, रिजल्ट थोड़ा कम रहेगा। पर अगर किसी की गुरु की दशा महादशा है और गुरु की स्थिति अच्छी है और ऐसे में इस तरह का गोचर आता है, तो फिर तरक्की हो सकती है, प्रमोशन हो सकता है। अब शनि पे ही आ जाते हैं। शनि दशम में मेहनत करा के लाभ देंगे, मतलब लाभ तो देंगे, ऐसा नहीं कि शनि लाभ नहीं देंगे दशम में, पर मेहनत करा के लाभ देंगे, बहुत सारा एफर्ट करा के लाभ देंगे। मतलब इतना एफर्ट करा देंगे कि आप थक के बहुत मेहनत की और आप जीत गए बाय चांस से, कोई गेम है या कुछ है, तो इतने थक चुके हो आपको पता ही नहीं है भैया जीत के मिला क्या है, आप तो कह रहे हो यार थोड़ा आराम ही कर लें। मतलब काफ़ी हद तक मेहनत करा के लाभ देने वाले हैं, और भाग्य के भरोसे तो कुछ देने वाले हैं नहीं, एफर्ट से देने वाले हैं शनि। यहाँ पर वो आ ही इसलिए सिखाने आए हैं आपको, थोड़ा सा दशम में है, वो है ही दंडनायक हैं थोड़े से, उनका स्वभाव ही ऐसा है, टीचर है, स्ट्रिक्ट टीचर हैं। पर ये बात अलग है कि अब जो वो आपको सिखाएंगे वो आगे जीवन में आपके काम आने वाला है। 2022 के अप्रैल के बाद शनि एकादश में जाएंगे, और वहाँ फिर थोड़ा सा आपको आप जो सीखा हुआ, आप जो आप टीचिंग, आप जो जीवन के लेसन आप सीख रहे हो, फिर वो आपको आगे काम में आने वाले हैं, ये 100% है। शनि अगर थोड़ा रफ समय दे रहे हो तो क्या करें? वृद्धों का आदर करें, अपने पिता के पिताजी, नाना जी, जो भी वृद्ध हैं आपके आसपास, उनके प्रति रेस्पेक्ट होनी चाहिए, उनकी हेल्प भी करें। रेस्पेक्ट हो और हेल्प करें, ऐसा ना हो कि आप सिर्फ हेल्प कर दे रहे हो, रेस्पेक्ट मन में है नहीं। कब करें? शनिवार के दिन अच्छा रहता है, बाकी हर दिन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। विकलांग लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनकी कोई हेल्प कर सकते हैं आप। शमशान है, मरघट है, मृत्यु स्थान जो होते हैं जहाँ पर मृत्यु के रिचुअल होते हैं, वहाँ पर आप किसी भी तरह से हेल्प करो। लाइट के लिए कुछ व्यवस्था करा सकते हो, अगर ज़रूरत है वहाँ पर पंखे लगवा सकते हो, या कोई स्टूल वहाँ पे चाहिए, कोई भी ऐसी जगह जहाँ पर मृत्यु से रिलेटेड कुछ भी होता है, वहाँ पर मंदिर है, शुभ स्थल है, पीपल का पेड़ लगाना भी बहुत अच्छा होता है, पीपल की पूजा, उस पर परिक्रमा भी बहुत अच्छा होता है, क्योंकि पीपल वास्तव में कहीं ना कहीं ईश्वर को दिखाते हैं। भगवान कृष्ण बोलते हैं ना कि पेड़ों में मैं पीपल हूँ, क्यों हूँ? पीपल वृक्षों में श्रेष्ठ है। और
रात को भी ऑक्सीजन देता है, दिन में भी ऑक्सीजन देता है, देने वाला है, गिविंग है। उसकी जो क्वालिटीज़ है वो बहुत हद तक ईश्वर की क्वालिटियों से मिलती जुलती हैं, क्योंकि प्रभु तो हर जगह ही हैं। उन्होंने उदाहरण दिए हैं कि पक्षियों में क्या हूँ मैं पीपल हूँ, नागों में क्या हूँ मैं आदिशेष हूँ। तो वो ये नहीं कह रहे कि मैं वो ही हूँ, एकदम से कहने की बात, समझाने का तरीका है। तो फिर वो उनका सिंबल हो गया ना, एक तरह का ईश्वर का सिंबल हो गया। तो इस वजह से पीपल की परिक्रमा जो होती है वो काफ़ी, तो ये भी समझना ज़रूरी है कि पीपल किस चीज़ को दिखाते हैं। इसके बाद देखिए, शनि की बात कर ली हमने, शनि की दृष्टियों को भी देख लेते हैं थोड़ा। शनि की 30वीं दृष्टि 12वें भाव पर है, 7वीं दृष्टि आपके 4th भाव पर है, और 10वीं दृष्टि शादी विवाह बिजनेस के भाव पर है, जहाँ पर शुक्र हैं। तो थोड़ा खर्चा रहेगा, लड़ाई झगड़े से बचना है, क्योंकि ये जो भाव है हॉस्पिटल्स का है, आपका जेल का भी है, और कानूनी जो दाव पेच होते हैं उसमें फंस जाना, डॉक्यूमेंट्स की कोई गड़बड़ी ना हो, तो उस चीज़ों को परफेक्ट रखना है, फालतू की चीज़ों से बचना है, धर्म के अकॉर्डिंग काम करने की कोशिश करनी है, सही रास्ते से, नंबर 1 से। क्योंकि शनि अगर कुंडली में खराब हो तो फिर व्यक्ति थोड़ा बहुत भी, ऐसा नहीं कि वास्तव में कुछ थोड़ा बहुत उससे गड़बड़ हो भी जाती है तो उसी में पकड़ा जाता है, अगर शनि खराब है तो गोचर के अनुसार यही है कि सही काम करें। यहाँ पर दृष्टि गुरु के साथ में है, काफ़ी अच्छी है, संयुक्त दृष्टि है, तो घर जमीन आदि के लिए समय अच्छा है लेने के लिए, या आप ले भी सकते हैं, इस तरह का है। और जो शादी के भाव पर जो दृष्टि है वो ठीक है, उससे कोई हानि ज़्यादा होगी नहीं, क्योंकि सप्तम में ही है, काम योग बना रहे हैं, तो शादी विवाह आदि के लिए अच्छा समय है। किसी से आपकी मुलाकात हो सकती है, प्रेम संबंधों के लिए भी अच्छा समय है। शनि की वजह से नहीं, शुक्र की वजह से, क्योंकि शुक्र अपनी राशि में जा रहे हैं, और शनि की वजह से तो यहाँ पे थोड़ा आपको रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी, रिश्तों में थोड़ा ठंडापन रूखापन रहेगा, पर चूंकि शुक्र आ रहे हैं तो इस महीने कुछ ना कुछ उससे सुधार ही आएगा उस चीज़ में। शनि गुरु की बात की, इसके बाद हम शुक्र की बात कर लेते हैं, क्योंकि बात तो हमने शुरू कर ही दी है। तो एक राजयोग है, अगर सप्तम का स्वामी सप्तम में हो, उच्च का हो, और शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही हो ऐसे भाव पर, तो वो क्या हो जाता है, काम योग बनता है। यहाँ से देखिए, गुरु जब यहाँ पर हैं तो उनकी 9वीं दृष्टि यहाँ पे आ रही है, यहाँ पर। तो गुरु 14 तारीख तक शादी विवाह आदि के ये भी बहुत अच्छा योग बना रहे हैं। सप्तम पे दृष्टि आ रही है ना, और पंचम पे दृष्टि है, तो संतान का योग भी बना हुआ है गुरु से 14 तारीख तक। और यहाँ से 1 2 3 4 5 आपके पड़ोसी आदि से लाभ कराएंगे, आपके भाई आदि से लाभ करा सकते हैं। और एकादश भाव में भी गुरु अच्छे ही थे, अब भी अच्छे हैं। एकादश में थोड़ा ज़्यादा अच्छे थे, पर अब उनके लिए ज़्यादा अच्छे हैं जिनकी शनि की दशा महादशा है। और शुक्र पर चूंकि उनकी दृष्टि है तो काम योग है। काम योग को कहा गया है कि ऐसे व्यक्ति की कामनाएं पूर्ण होती हैं, ऐसे व्यक्ति के बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं, नेटवर्क सर्कल काफ़ी बड़ा होता है, उसके पास पत्नी पुरुष, मतलब स्त्री है तो पुरुष, पुरुष है तो स्त्री का सुख होता है, पुत्री पुत्र आदि का संतान का सुख होता है, और ऐसा व्यक्ति उच्च पद प्राप्त करता है, उसके लोग सम्मान करते हैं, जन्म में हो, जन्म कुंडली में हो तो। अदरवाइज अगर ऐसे भी बनेगा, ट्रांजिट में भी बनेगा, गोचर में भी बनेगा, तो कुछ ना कुछ पद प्राप्ति, प्रमोशन, आपकी फेम का बढ़ना, खासकर स्त्रियों से सुख का होना, स्त्री आपके लिए लाभदायक हो सकती हैं। और ये मालव्य नाम का योग भी है, मालव्य नाम का महापुरुष योग भी बन रहा है, क्योंकि शुक्र अपनी ही राशि में बैठकर केंद्र में बैठे हुए हैं। उसका तो बहुत ही अच्छा लिखा गया कि राजा के समान होता है, भोग बहुत सारे करता है, घर गाड़ी भूमि इनका सुख मिलता है। तो कहीं ना कहीं धन के हिसाब से, बिजनेस के हिसाब से बहुत बढ़िया है। अगर आप डांस, म्यूजिक, आर्ट, डिजाइनिंग, इत्र, खूबसूरती, फीमेल्स, फैशन, कपड़ों का काम, होटल्स, यात्राएं, इन सब से जुड़े हुए हैं, चमक धमक, इस तरह का कोई काम है आपका, डिजाइनिंग में सब तरह की डिजाइनिंग, चाहे वो ऑटोमोबाइल डिजाइनिंग हो, चाहे वो वेब डिजाइनिंग हो, चाहे वो कंप्यूटर डिजाइनिंग हो, किसी तरह की किसी भी चीज़ को खूबसूरत बनाना, निखारना, इस क्रिएटिविटी का कोई भी काम हो, तो आपके लिए बहुत बढ़िया महीना होगा। खासकर कब, आपकी भी जन्म कुंडली में शुक्रदेव अच्छे हों और उनकी दशा महादशा हो, तभी रिजल्ट दे पाएंगे ना। अन्यथा तो इतने सारे लोग हैं, करोड़ों लोग हैं, सबका एक सा नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? इसी वजह से नहीं हो पाएगा। शुक्र की दृष्टि भी लगन पे आ रही, तो आप खुद भी थोड़ा सा रोमांटिक फील करोगे, आपके मन में कामनाएं थोड़ी सी रहेंगी, स्त्री पुरुष के बीच में एक दूसरे के प्रति आकर्षण बढ़ेगा। आपको स्त्री पुरुष के साथ साथ जैसे फ्लावर है, खूबसूरती है, आप अपना भी थोड़ा ख्याल ज़्यादा रखेंगे,
और हो सकता है कोई आर्ट, डिजाइन, म्यूजिक आदि की तरफ आपका ध्यान चला जाए अगर आपकी कुंडली में इस तरह के योग हैं। तो कहा जाए तो ओवरऑल शुक्र बहुत अच्छा करे। इसको और अच्छा करने के लिए क्या करें? स्त्रियों का सम्मान करें, घर में सफाई रखें, मन में सफाई रखें, विचारों को शुद्ध रखें। छोटी छोटी जो बच्चियां होती हैं उनके लिए कुछ कर सकते हैं। माता लक्ष्मी को शुक्रवार के दिन पूजा कर सकते हैं, ओम श्रीम का जाप कर सकते हैं, उनको फ्लावर्स आदि चढ़ा सकते हैं और नेचुरल खुशबू का इस्तेमाल करें, वैसे भी करना चाहिए, तो उससे शुक्र अच्छे रहते हैं। शुक्र के बाद आ जाते हैं हम दूसरा जो महत्वपूर्ण चेंज हो रहा है बुध का। बुध और मंगल। बुध जो है अपनी ही राशि में है, ये यहाँ पर अस्त्र और हर्ष नाम का योग बना रहे हैं। इस योग में कहा गया है कि ऐसा व्यक्ति ना अपने शत्रु को नस्ते नाबूद कर देता है और मतलब कोई बहस आदि हो उसमें जीत के ही निकलता है, कंपटीशन में विजय दिलाता है ऐसा योग। तो कंपटीशन में विजय दिलाता है, बहस में जैसे कोई वकील हो तो वहाँ तो बहस करनी होती है, या कोई पॉलिटिशियन हो तो इस तरह से बात करते हैं, मतलब निरुत्तर कर देता है सामने वाले को। जवाहरलाल नेहरू की कुंडली में था और भी बहुत सारे लोगों के में था इस तरह का योग। हर्ष योग कहेंगे इसको, अस्त्र नाम का योग कहेंगे। तो अच्छा योग है, बढ़िया योग है जो बुध बना रहे हैं। पर बस ये बुध के साथ यहाँ पे मंगल भी आ गए, आपके लग्नेश आ गए और सूर्य आएंगे 17 तारीख के साथ। तो दो तरह के गर्म ग्रह आ गए हैं बुध के साथ। तो थोड़ा वाणी कटु हो सकती है, उसका ध्यान रखें। इम्पेशेंस आप थोड़े से रह सकते हैं, तो थोड़ा सा धैर्य की जरूरत है, जल्दबाजी में निर्णय ना लें। और थोड़ा सा बैलेंस की जरूरत है, मतलब कि जहाँ ज़्यादा एनर्जी की जरूरत है वहाँ पर ज़्यादा एनर्जी लगाई जाए, छोटी मोटी बातों में अपनी एनर्जी को खर्च ना किया जाए। इस तरह का आप बिल्कुल ध्यान रखें। लग्नेश का छठे भाव में आना थोड़ा मेहनत को, हार्डवर्क को बढ़ाने वाला है, कंपटीशन को जीवन में लाने वाला है। और पर अगर आप मेहनत करेंगे, हार्डवर्क करेंगे तो फिर ठीक रहेगा, कुछ ऐसी डरने वाली बात नहीं है। पर हाँ, थोड़ा टफनेस लाइफ में बढ़ने वाली है, हेल्थ का भी ध्यान रखें। देखिए, बिना टफनेस के, बिना मेहनत के, बिना पेशेंस के कुछ होता नहीं है। ये बहुत ज़रूरी है लाइफ में। ग्रह आपको स्थिति ला सकते हैं, रास्ता पर ले आएंगे, चलना तो आपको ही पड़ेगा। और एक कहानी है कि एक जो मूर्तिकार था, उसके पास ऑर्डर आता है एक राजा की तरफ से कि भाई हमको भगवान की मूर्ति बनवानी है। तो ठीक है, फिर वो उनके लिए ना सिलाएं इकट्ठी करता है। तो 2-3 सिलाएं देखता है, तो पहली सिलाओं को वो चोट मारता है। तो जब चोट मारता है थोड़ी देर बाद वो सिला रोने लगती है, बोलते मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मतलब मेरे को दर्द हो रहा है। अब ये कहानी है, इसका मर्म समझना है, ये नहीं सोचना है सिलाएं तो बोलती नहीं है। वो हमारे सनातन धर्म में सारी चीज़ें ही उसका अर्थ समझने के लिए है। तो फिर उसको छोड़ देता है, बगल में रख देता है कि भाई इसको तो दर्द हो रहा है, दूसरी सिला लेता है, उसको करता है। फिर उसको ख्याल आता है यार इस सिला को भी दर्द होता तो होगा। पूछता है कि भाई आपको दर्द नहीं हो रहा? तो आवाज़ आती है अंदर से कि भाई हो तो रहा है, पर आप कैरी ऑन रखिए, क्योंकि अगर ईश्वर की मूर्ति बननी है तो दर्द सहना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद वो सिला बन जाती है, बहुत खूबसूरत मूर्ति बनती है। उसको लेने वाले आते हैं, जो राजा के मंत्री वगैरह जो भी हैं वो ले जाते हैं। जाते जाते उनके मन में ध्यान आता है कि भाई भगवान तो ठीक है, पर उसके सामने नारियल फोड़ने के लिए एक पत्थर होना चाहिए। नारियल फोड़ते हैं पूजा में अक्सर, फर्श पे फोड़ेंगे तो थोड़ा ठीक नहीं लगता, तो नारियल के लिए वो देखते हैं एक पत्थर बगल में पड़ा हुआ है, सोचते हैं यार इसे ले जाते हैं। वो कहते हैं हाँ इसे तो आप ले जा सकते हो, ऐसे ही ले जाओ, वो किसी काम का नहीं है, रोएगा। तो फिर उसको ले जाते हैं। तो फिर उसके बाद क्या होता है, वो जो मूर्ति है उसकी तो पूजा होती है, उसकी आरती होती है, लोग पैर पड़ते हैं और कह सकते हो खुशी के आंसू भी रोते हैं वहाँ पर। और बड़ा इज्जत, आदर, रेस्पेक्ट उसको मिलती है हमेशा के लिए बाद में। और जो पत्थर पैरों की तरफ था वहाँ पर नारियल के लिए, उस पर जब भी आते हैं सब, जो भी आता है ढेर नारियल फूटता रहता है। तो कहानी से शिक्षा यही मिलती है कि एक बार अगर आप जी लगा के 5-6 साल बहुत हार्डवर्क करके सह लो तो किसी गोल, एक रास्ता बन सकता है। एक एफर्ट तो करना पड़ता है, पर अगर आप उसको टालते रहो, थोड़ा भी कष्ट लेना ना चाहो, तो वो कष्ट क्या होता है, ऐसा जाता नहीं है, फिर वो नारियल की तरह रहता है, वो फूटता ही रहता है जिंदगी भर। एक तो ये कहानी यहाँ से शिक्षा मिलती है। दूसरा, यहाँ से ये भी भ्रम में नहीं पड़ना है कि आप जैसे 5-6 साल बहुत मेहनत कर लोगे, रास्ता मिल जाएगा तो फिर सिर्फ आरती होती रहेगी। वो यहाँ से मैसेज जा रहा है थोड़ा सा, ऐसा नहीं है। वहाँ पे फिर से और रिस्पॉन्सिबिलिटी आएंगी, फिर आपको अगले गोल के लिए तैयार होना पड़ेगा। जीवन यही यात्रा है, और उस दर्द में कुछ दुखी होकर रहना नहीं है, खुश होकर रहना है। वो सीखना है लाइफ में कि ये प्रॉब्लम्स तो रहती हैं, उसके बीच खुश भी रहना है अभी, और गोल की तरफ बढ़ना है। ये सोचना कि गोल मिलेगा फिर खुश होंगे, आरती उतरेंगे, तो फिर आप फंस जाओगे, क्योंकि वो ऐसा कभी होगा नहीं।
वो फिर वो वाली बात हो जाएगी जैसे कि हाई स्कूल में कि भाई इंटर पास कर लो अच्छे अंक से, तो पता नहीं क्या हो जाएगा। इंटर के बाद अब अगर MBBS में दाखला मिल जाएगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा। MBBS में मिल गया तो क्लियर कर लो तो फिर पता नहीं क्या हो जाएगा। वो पता नहीं क्या हो जाएगा लास्ट तक चलता है और एंड में तो कुछ मिलता नहीं है। तो जो है आज ही है, अभी है, खुश तो अभी में ही होना है पर आगे भी बढ़ते रहना है। इसके बाद हम बुध और मंगल की बात कर चुके हैं, सूर्य रह गए। देखिए सूर्य यहाँ पर छत्र नाम का राजयोग बना के बैठे हैं। छत्र नाम का राजयोग क्या होता है? पंचमेश पंचम में हो, उच्च की राशि में हो, अपनी राशि में हो और उस पर शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो, तो पंचमेश पंचम में है भी और उस पर गुरु की दृष्टि पड़ रही है। छत्र का मतलब राजा, जिसके ऊपर एक सिंबल हो, कोई उच्च अधिकारी हो आजकल के समय में। तो गवर्नमेंट में, पॉलिटिक्स में कोई ऐसा काम हो जहां आपको परफॉर्म करना हो, जैसे कि आपके जो सिंगर होते हैं, डांसर होते हैं, आपके स्पोर्ट्समैन होते हैं, स्पोर्ट्स, पॉलिटिक्स में आदि में आपको सूर्य यहाँ पे कुछ अच्छा करा सकते हैं। आपकी संतान बहुत बढ़िया कर सकती है। पढ़ाई लिखाई में आप बहुत बढ़िया करने वाले हो, पूरे महीने ही पढ़ाई लिखाई के मामले में अच्छा योग है, क्योंकि सूर्य यहाँ पर है, उसके बाद सूर्य यहाँ पर है। पंचमेश और षष्ठेश जब मिलते हैं इसको भी संख्य योग बोलते हैं। इसमें भी आपको कंपटीशन आदि में विजय प्राप्त होती है, तो वो भी अच्छा योग बना हुआ है। अगर आपके सूर्य थोड़ा वीक हैं तो सूर्य नमस्कार करें, सूर्य को जल दें, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें, उसको समझें और उसको जीवन में उतारने की कोशिश करें, तो अवश्य सूर्य में सुधार आएगा। सूर्य की भी बात हुई, शुक्र की भी बात हुई। हमारे पास अब रहे हैं राहु और केतु। देखिए राहु केतु का जो गोचर है, उनमें से राहु का गोचर मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत बढ़िया है। द्वितीय भाव में राहु के गोचर को बहुत बेस्ट नहीं कहा गया है। ऐसे में आप ऐसी वाणी बोल सकते हो जिससे दिक्कत हो जाए, फैमिली में कोई दिक्कत रह सकती है और पैसे का खर्च बहुत होगा। जो आएगा वो खर्च हो जाएगा, या जो है वो खर्च हो सकता है अगर राहु की दशा, महादशा, अंतरदशा चल रही है तो। और आपकी की स्थिति में राहु की स्थिति अच्छी नहीं है। अगर बहुत स्थिति अच्छी है राहु की आपकी, तब फिर ये राहु आपको विदेश ले जा सकते हैं, फॉरेन से आपका रिलेशन जोड़ सकते हैं, विदेशों से आपको लाभ हो सकता है, विदेशी कंपनी से, मल्टीनेशनल कंपनी से आपको लाभ हो सकता है। यहाँ पर स्टॉक मार्केट से, शेयर मार्केट से भी लाभ करा सकते हैं अचानक से बहुत सारा, अगर अच्छे हैं तो। और अगर अच्छे नहीं है तो क्या करें? माता दुर्गा की पूजा करें। राहु अज्ञान है। राहु आपको लोभ, क्रोध, ईर्ष्या, मत, मात्सर्य, अहंकार, भय, इसके कंट्रोल में ला देते हैं। मतलब आप इनके कंट्रोल में आ जाते हैं। ये चीजें बुरी नहीं है, थोड़ा बहुत डर नहीं होगा तो आप तो फिर मर ही जाओगे, क्योंकि आपको तो डर ही नहीं है। किसी भी चीज के सामने आ जाओगे, किससे भी भिड़ जाओगे, गाड़ी के सामने आ जाओगे कि मेरा क्या कर लेगी, मैं तो आत्मा हूं, मैं तो अमर हूं। तो गाड़ी, आत्मा तो अमर होगी, बॉडी तो अमर है नहीं, आप फंस जाओगे। तो डर की जरूरत है। इस तरह लोभ भी कहीं ना कहीं चाहिए, पर ऐसा ना हो कि आप लोभ ही आपको चला रहा है, कि आपको ऐसा लगता है कि भाई धन कमाना नहीं मेरा जिंदगी का मकसद है और बस वही करना है, अब ऐसे भी और कैसे भी, फिर तो आप फंस गए, फिर आप इंसान कहाँ रहे। ये तो बहुत आप कहोगे कि आपको पीछे ले जा रहा है। इंसान तो बनना पड़ता है ना। हमारी एजुकेशन, हमारे संस्कार, हमारे वेद, पुराण, उपनिषद, उनकी शिक्षाएं जो आजकल कम लोग पढ़ रहे हैं, और उसका ही ये कहीं ना कहीं रिजल्ट है कि संसार बहुत ज़्यादा भौतिकता की तरफ बढ़ रहा है कुछ लोगों को छोड़कर। तो राहु में यही है कि आप इन चीज़ों को कंट्रोल में रखें, ना कि इनके कंट्रोल में रहें। इसके साथ साथ माता दुर्गा की पूजा करें। बुधवार की शाम को कुछ गरीब लोग हैं, वो झाड़ू लगाने वाले हैं, स्वीपर हैं, उनके लिए उनको कुछ दान वगैरह कर सकते हैं, पैसा दे सकते हैं, खाना खिला सकते हैं, अपनी श्रद्धा अनुसार जो आपको अच्छा लगे वो कर सकते हैं। अगर केतु का समय है तो केतु अष्टम में ठीक है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। वो अचानक धन दिला सकते हैं, लॉटरी आदि लगवा सकते हैं आपके, पर थोड़ा पेट खराब कर सकते हैं। और ससुराल में, रिश्तों में, राहु भी रिश्तों में आपकी थोड़ा सा खटास आ सकती है। आपकी वाणी या फिर आपके पति पत्नी, प्रेमी प्रेमिका की वाणी थोड़ी सी कर्कश हो सकती है। और खाने पीने का ध्यान रखें। आप तामसिक भोजन की तरफ जा सकते हैं। आप कह सकते हैं स्वाद के लिए ना होकर सात्विक पौष्टिक भोजन लें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि राहु केतु है ना, ये इस भाव में वाणी का भाव है, खाने पीने का भी भाव है। ये आपका, आप कह सकते हो एक्सटर्नल जेनेटल ऑर्गन होते हैं। तो अगर किसी को इस तरह की बीमारी, जैसे बवासीर है या कोई और भी तरह की बीमारी है जेनेटल ऑर्गन से, तो थोड़ा सावधान रहें। केतु यहाँ पर है, और वो भी तब
अगर कुंडली में भी ऐसा होगा तब, अदरवाइज उतना कुछ है नहीं। हाँ, अगर केतु आपको नेगेटिव रिजल्ट दे रहे हैं तो क्या करें, गणेश जी की पूजा करें, गणेश चतुर्थी का पाठ करें, अवश्य लाभ होगा। और समझे भी गणेश जी की पूजा हम क्यों कर रहे हैं, क्या गुण है गणेश जी के, उनको अपने जीवन में लाएं। इसके साथ साथ कुत्ते जो होते हैं उनको आप थोड़ा खाना खिलाएं। बुधवार की शाम को वैसे हर दिन खिला सकते हैं, खिलाना चाहिए। ऐसा ना हो कि भाई बुधवार को तो खिला रहे हैं, मंगल को बेचारा आ रहा है तो आप उसको डंडा मार रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। इसके साथ साथ मछलियों को दाना डाल सकते हैं, चींटियों को थोड़ा खाना खिला सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा है। घर में सॉलिड चांदी का हाथी रख सकते हैं, ऐसा बोलते हैं कि उससे कुछ होता है, तो ट्राई जरूर कर सकते हैं। शुभ जरूर है। या फिर गणेश जी की मूर्ति जो हो सॉलिड चांदी की, वो भी रखने से राहु केतु का थोड़ा असर कम रहता है। क्यों, चांदी चंद्रमा से जुड़ी हुई है और राहु केतु चंद्रमा के ही नोड है, नोड्स ऑफ द मून, नोड्स ऑफ द साउथ नोड ऑफ द मून केतु हो गया, नॉर्थ नोड ऑफ द मून राहु हो गया। तो कहीं ना कहीं चंद्रमा मतलब मन से कंट्रोल करते हैं। जिसका मन बैलेंस है, पवित्र है और हेल्थी है, राहु केतु उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते, बल्कि उसकी सहायता करेंगे। इस तरह से आप समझ सकते हो। तो राहु केतु भी हो गए। अब आ जाते हैं इस महीने के त्योहारों पर। 3 सितंबर की अजाय एकादशी है, 4 सितंबर का प्रदोष व्रत है, 5 सितंबर की शिवरात्रि है। जो शिव जी के भक्त हैं, भोलेनाथ के भक्त हैं, उनके लिए महत्वपूर्ण दिन है। 7 सितंबर की अमावस्या है। अमावस्या को हम पूर्वजों से जोड़ते हैं, अपने पूर्वजों के लिए कुछ दान पुण्य करना चाहिए, उनके लिए प्रार्थना भी करनी चाहिए। और इस दिन मंत्र आदि का भी बड़ा महत्व है, दान आदि का बड़ा महत्व है। 9 तारीख की हरतालिका तीज है, 10 तारीख की गणेश चतुर्थी है। अगर किसी की केतु की दशा उतनी अच्छी नहीं जा रही है तो उनको गणेश चतुर्थी का व्रत रखना चाहिए। ऐसे ही 24 तारीख की संकष्टी है, वो भी गणेश जी का व्रत होता है, वो भी रखना चाहिए अगर केतु आपको परेशान कर रहे हैं तो। केतु परेशान नहीं करते, वो दिखाते हैं सिर्फ। जैसे घड़ी की सुई को कुछ पता नहीं अब 4 बजे हैं नहीं बजे हैं, वो बस दिखा रही है 4 बजे हैं। तो वो जो ग्रह बैठा हुआ है स्पेशली आपको कोई परेशान नहीं कर रहा है कि आपको बैठा हुआ है, आपको अलग से कर रहा है, दूसरे आदमी को अच्छा कर रहा है, ऐसा नहीं है। वो इंडिकेशन, एक साइंस है, वो दिखाता है बस आपके ही कर्म आपको परेशान कर रहे हैं, या फिर आपके पूर्वज क्यों, क्योंकि हम ही वो थे, वो ही हम हैं। आपके बच्चे आप ही की तो वो हैं, उनके सेल्स कहाँ से आए, आप ही की संस्कार उनके अंदर आए हैं। तो आपका अच्छा हुआ कर्म अगर आपने नहीं भोगा तो आपकी दूसरी पीढ़ी को जाएगा। अगर आपका बुरा कर्म अगर आपने किया और आप कहीं बच गए ऐसे, तो घूम घाम के कहीं ना कहीं पहुंच जाएगा। कर्म की गति बहुत महीन होती है, ऐसे भी नहीं चलती है कि भाई बिल्कुल आप कहो कि एकदम 2 + 2 + 4, ऐसा नहीं है वहां पर हाँ ये जरूर है कि वो कभी समाप्त नहीं होता, एनर्जी की तरह समाप्त नहीं होता है। इसके बाद देखिए आपका प्रदोष व्रत है 18 तारीख को, और 17 तारीख की परिवर्तनी एकादशी है। जो नारायण के भक्त हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। 17 तारीख की कन्या संक्रांति है। 19 तारीख की चतुर्थी अनंत चतुर्थी है। 20 तारीख का सोमवार के दिन भाद्रपद की पूर्णिमा है। सोमवार के दिन पूर्णिमा का व्रत आता है तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और जैसे हमने बात की 24 तारीख की संकष्टी है। तो ये था मेरी तरफ से त्योहार। इस महीने के त्योहार बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, ये हमको कहीं ना कहीं एक जोन से बाहर निकालते हैं। हम कभी कभी इतना डूब जाते हैं अपनी लाइफ में, हमको ऐसा लगता है कि हम अलग ही हैं, और त्योहारों से हम अपने पितरों से, देवता से, इस यूनिवर्स से जुड़ते हैं, क्योंकि हम उसी का पार्ट हैं, उससे अलग नहीं है। आप जो सांसें ले रहे हैं वो पौधों से आ रही है, आप जो खाना ले रहे हैं वो भी इसी से आ रहा है, और आप समझ रहे हैं कि हम कुछ अलग हैं। ऐसा है नहीं। ये ऐसे ही है जैसे कोई बुलबुला कहे भाई मैं नदी से अलग हूँ, मैं यहाँ नदी के इस कोने में घूम रहा हूँ। वास्तव में वो नदी से ही बना है, नदी में ही बना है, उठा है, नदी में ही मिल जाएगा। तो ये जो त्योहार होते हैं वो कहीं ना कहीं हमको मैं कौन हूँ उसकी तरफ भी ले जाते हैं। अब किसी भी देवता की आप कोई भी पूजा करेंगे, चाहे वो गणेश चतुर्थी की हो, भगवान शिव के कोई स्त्रोत हो, अगर उसको ध्यान, चाहे हनुमान चालीसा हो, आप पढ़ेंगे, उनको समझने की कोशिश करेंगे, आपको अध्यात्म की तरफ, स्पिरिचुअलिटी की तरफ, आपको ईश्वर से जोड़ने की कोशिश वहाँ पर है। इसलिए त्योहारों का बड़ा महत्व है। तो ये था त्योहारों के बारे में भी। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, घंटी वाला बटन दबाना मत भूलिएगा। आपका सहयोग बहुत महत्वपूर्ण है, इसको इसी तरह बना के रखिएगा। मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना लिंक दिया है, फेसबुक का, इंस्टाग्राम का, ट्विटर का। प्लीज़ फॉलो, प्लीज़ लाइक,
और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार।